दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं सल्तनत काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जी हां दोस्तों, आज की क्लास ये आखिरी क्लास होगी सल्तनत काल की। इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। इसके पहले दोस्तों मैंने आपको 45 लेक्चर में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया, पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पर जो भी सवाल बन सकते थे, जो महत्वपूर्ण है, जो कम से कम आपको पता होना चाहिए, वो सब कुछ आपको दे दिया गया। और उसके बाद शुरू होता है दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, वहां पर हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, शुरुआत किया गया था मोहम्मद बिन कासिम से, यानी कि भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था, या जिसे हम पहला अरब आक्रमण भी कहते हैं, 712 ईस्वी में राजा दाहिर के साथ युद्ध हुआ, उस वाली कहानी को हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद दोस्तों भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ा गया, जिसके अंतर्गत दो लोगों के बारे में पढ़ा, एक महमूद गजनवी के बारे में और दूसरा मोहम्मद गोरी के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हुए दोस्तों मोहम्मद गोरी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा जो भारत में विजित क्षेत्र होते हैं उस पर उसके दासों का अधिकार हो जाता है और यहां पर गुलाम वंश स्थापित होता है। ठीक है, तो दो दिल्ली सल्तनत रहता है, उस दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंश के शासन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला गुलाम वंश है, दूसरा खिलजी वंश है, तीसरा तुगलक वंश है, चौथा सैयद वंश है और पांचवा लोधी वंश है। ठीक है, लोधी वंश की समाप्ति कौन करता है? तो मुगल बादशाह बाबर जो है भारत पर हमला करता है। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई होती है। इसमें बाबर और लोधी वंश का जो आखिरी शासक रहता है इब्राहिम लोधी, इन दोनों के मध्य लड़ाई हुई है। यह एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ है। यहीं पर दिल्ली सल्तनत समाप्त होता है, यह सल्तनत काल समाप्त होता है और भारत में मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। तो वो चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन उसके पहले मुझे लगा कि कम से कम सल्तनत कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो आर्थिक, धार्मिक या जिस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो वो सारे तथ्य अगर हम जान लें तो अच्छी बात है। उस पर भी मैंने आपको एक वीडियो दिया था और उसी क्रम में आज ये अगला वीडियो है। ठीक है, याद रखिएगा आज हमारा 57वां लेक्चर है और आज हम अगर आज की क्लास कवर करते हैं तो 1681 से लेकर के 1710 तक के सवालों को हम कंप्लीट कर लेंगे, यानी हमारे पास 1700 बेहतरीन सवालों का कलेक्शन हो गया। ठीक है, देखिए अगर आप स्टडी 91 से जुड़े तो बेशक आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर हो पाएगी। दोस्तों बिलीव करना होगा, भरोसा करना होगा, जो लगातार पढ़ रहे होंगे उनके पास बहुत अच्छे अच्छे मैटर आ चुके होंगे। ठीक है, देखिए इसी क्रम में दोस्तों मैं आपको फाउंडेशन बैच ला के दे रहा हूं। देखिए ये जो क्लास मिल रही है आपको ना, एक ट्रेलर वीडियो है। ठीक है, आपको चाहिए कि पूरी की पूरी क्लास आप अच्छे से देखिए, केवल क्वेश्चन आंसर के माध्यम से चैप्टर को पढ़ना ठीक नहीं है। और अगर आप इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे एक अजीब खुशी आपको मिलेगी, क्योंकि ऐसी खुशी ना जो लगेगा कि बाहर हमको मिल नहीं सकता। आप कंपेयर करना होता है, जो भी बैच यहां पे लॉन्च हो चुके हैं आप उन बैच से कंपेयर कर सकते हैं कि बाहर और यहां पर क्या अंतर है। अरे यार आप बैच में क्या कंपेयर करने जा रहे हैं, आप YouTube की क्लास को कंपेयर करिए ना। ठीक है, अगर YouTube के क्लास में जितनी चीजें आपको दी जा रही हैं उतना भी आपको बाहर नहीं मिलता है तो यार हम पेड में तो मेहनत कर रहे हैं ना। ठीक है, बिना मेहनत के नहीं, पेड में बहुत मेहनत हो रही है। आप आइए, जुड़िए और क्लास लीजिए, खुद आपको समझ आएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आज हमारा 57वां लेक्चर है और 1681 से लेकर के 1710 तक के सवालों को हल कर रहे हैं और ये सल्तनत कालीन प्रशासन से सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, पहला सवाल जो आपके परीक्षा में आता है कि सल्तनत काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था। जी हां दोस्तों, सल्तनत काल के अंतर्गत जो प्रांत होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो प्रांतों को कई नामों से जाना जाता था। बेसिकली प्रांतों को कहा जाता था सूबा। क्या कहते थे दोस्तों? प्रांतों को सूबा कहा जाता था, या कई बार दोस्तों प्रांतों को इक्ता भी कहा जाता था। किसे क्या कहा जाता था? इक्ता। देखिए आपने सुना होगा कि बदायूं का इक्तेदार कौन था? इल्तुतमिश था, जो बाद में राजा बनता है, जिसे हम गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। वो गुलाम वंश का दूसरा राजा बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ये सूबा या इक्ता कहा जाता। अच्छा एक बात और बताइए, ये सूबा और इक्ता का जो प्रमुख होता था वो क्या कहलाता था दोस्तों? तो सूबा या इक्ता का प्रमुख कहलाता था, सूबा से हो जाता था सूबेदार। ठीक है, सूबा से सूबेदार हो जाता था या फिर इक्ता से इक्तेदार हो जाता था। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इनसे भी ज्यादा जो देखने को मिलता है वो मिलता है भुक्ति। क्या नाम मिलता है दोस्तों? भुक्ति नाम मिलता है। जी हां दोस्तों, भुक्ति नाम मिलता है या फिर वली नाम मिलता है। क्या मिलता है? भुक्ति या वली नाम मिलता है। ये आप याद रखेंगे, ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों एक नाम और मिलता है नायब। क्या मिलता है दोस्तों? नायब। आज भी ये नायब वर्ड चल रहा है, नायब तहसीलदार। ठीक है, वो चल रहा है ना, तो याद रखेगा नायब, वली, भुक्ति, इक्तेदार, सूबेदार, ये सब एक ही शब्द के अलग अलग मायने हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल क्या दे रहा है? लिख रहा है किस शासक ने
किस शासक ने इक्ता, जी हां दोस्तों, इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया? बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। देखिए इक्ता प्रथा लाया किसने वो तो आप जानते हैं, लेकिन समाप्त किसने किया इंपॉर्टेंट है, दोनों पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछे कि इक्ता प्रथा प्रारंभ किसने किया, ठीक है, तो प्रारंभ करने का तात्पर्य है कि वास्तविक रूप से इसका विकास किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था दोस्तों? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने किया था। विकास की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रारंभ तो पता नहीं किसके जमाने से है, कुछ कहा नहीं जा सकता। हां, अंत किसने किया दोस्तों? तो अंत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों इसका अंत कर दिया। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अंत क्यों कर दिया? क्योंकि जब ये इक्ता प्रथा को समाप्त करता अलाउद्दीन खिलजी, तो इसके पास एक विशाल अस्थाई सेना रहती है। ठीक है, वो उन विशाल अस्थाई सेना को क्या देता है? नगद वेतन देने की घोषणा करता है, तो इक्तदारी प्रथा समाप्त हो जाती है। ठीक है, और वरना क्या होता था, उसके पहले के जो राजा थे वो नगद वेतन नहीं देते थे, वो इक्तदार घोषित कर देते थे कि भाई बदायूं के इक्तदार आप हैं, बदायूं से जाइए भू राजस्व का कलेक्शन करिए, कुछ आप रखिए, कुछ राजा को दे दीजिए, जो आप रखेंगे वही आपकी आय होती है। ठीक है, इस तरह से काम होता था। तो यहां पर एक तरह से कह सकते हैं कि इक्तेदारी व्यवस्था एक परसेंटेज सिस्टम था। ठीक है, क्या है? एक परसेंटेज सिस्टम है कि एक क्षेत्र विशेष के लोगों से आप भू राजस्व वसूलेंगे, वहां के लोगों से टैक्स वसूलेंगे, लगान वसूलेंगे, कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे, कुछ हिस्सा राजा को देंगे। अलग अलग सुल्तानों के समय में यह दर अलग अलग था। ठीक है, तो उसको आप याद रखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि भाई आप कहीं से टैक्स वैक्स नहीं वसूलेंगे, आप अपना पैसा लीजिए, टैक्स हम वसूल लेंगे। ठीक है, तो इस तरह का कांसेप्ट लाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है सल्तनत काल में प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन होता था? बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो प्रांत होता था, प्रांत में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन होता था? उस प्रतिनिधि को कहते क्या थे? तो ये ऊपर हमने पढ़ा, तो उस प्रतिनिधि को वली कहते थे, उस प्रतिनिधि को भुक्ति कहते थे, उस प्रतिनिधि को क्या कहते थे? नायब कहते थे। क्या कहते थे? नायब। तो इस जो नाम हम लोगों ने पढ़ा भाई उसका प्रमुख वही तो है। ठीक है, प्रांतों का जो प्रमुख है उसी को तो हम कहेंगे। ठीक है, इसको याद रखेगा। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, जिला को क्या कहा जाता था? तो जिला को कहा जाता था सिख। क्या कहा जाता था दोस्तों? जिला को सिख कहा जाता था। और जिला का जो प्रमुख होता था, जिला का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे सिकदार। क्या कहते थे? सिकदार कहते थे। यह भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, देखिए जो पढ़ा है वो याद रखना जरूरी है। अगर याद नहीं रखेंगे तो फिर सब कुछ पढ़ने का मतलब क्या निकलेगा? कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा है सल्तनत काल में प्रांतीय सेना को क्या कहा जाता था? जी हां दोस्तों। अच्छा एक चीज और दोस्तों, अगर यहां पे सवाल पूछे कि सबसे बड़ी अस्थाई सेना किसके पास थी? अस्थाई सेना, तो क्या बताएंगे दोस्तों? अस्थाई सेना रखने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों अस्थाई सेना रखा था। प्लस दोस्तों सेना को नगद वेतन भी देता था। ठीक है, नगद वेतन भी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी देता था। यह भी याद रखेंगे। फिलहाल अभी जो आपसे पूछ रहा है कि प्रांतीय सेना को क्या कहते थे, तो इसे कहा जाता था हस्म ए अतरफ। क्या कहते थे दोस्तों? हस्म ए अतरफ। जी हां दोस्तों, हस्म ए अतरफ कहा जाता था। देखिए आज भी अगर इस तरह के सवाल आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाए ना, तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। वजह क्या है? वजह यही है कि आप जब डीप स्टडी नहीं करेंगे तो आपको तथ्य नहीं मिलेगा और आपको चीजें पता नहीं होंगी। ठीक है, स्टडी 91 पे जब आप आते हैं तो यहीं पर दोस्तों आपको तथ्य ढूंढ के दिया जाता है कि आप नई नई चीजों को भी देखिए, समझिए। लिखा है सल्तनत काल में इक्ता को किसमें विभाजित किया गया था? भाई इक्ता कहते किसे कहते थे? तो इक्ता कहते थे दोस्तों प्रांतों को। किसे कहते थे? प्रांतों को इक्ता कहा जाता था। और प्रांत का बंटवारा किस में हुआ था दोस्तों? तो प्रांत बटा होता है जिले में, और जिले को क्या कहा जाता था? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भैया जिले को कहा जाता था सिकदार। क्या कहते थे भैया? जिले को क्या कहते थे? जिले को हम सिकदार कहते थे। थोड़ी देर पहले बताया, तो याद रखेगा यहां पर क्या कहते? सिकदार नहीं, सिख कहते थे। और सिख का जो प्रमुख होता था दोस्तों उसे क्या कहते थे? यानी जिले का जो प्रमुख होता था उसे हम कहते थे सिकदार। क्या कहते थे? सिकदार। अभी पीछे दोस्तों मैंने आपको डिस्कस किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा है सल्तनत काल में सिखों का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? लो जवाब भी आ गया दोस्तों। तो सिखों का अधिकारी, सिख का अधिकारी कौन होता था? तो जैसे आज जिलाधिकारी होता ना, ठीक वैसे ही दोस्तों सिकदार होता था। ठीक है, ये सिकदार कौन होता था? जैसे वर्तमान में क्या है, जिलाधिकारी होता है, जिसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। उस जमाने में कौन होता था? उन्हें सिकदार कहा जाता था। तो ये भी आप याद रखेंगे, यानी आपका जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? सिकदार आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला लिख रहा है कि सल्तनत काल में सिखों को किसमें विभाजित किया गया था। ठीक है, सिख यानी सिख का तात्पर्य आपने क्या सीखा दोस्तों, सिख का तात्पर्य जिलों से होता है। ठीक है, और कह रहा है जिलों को किसमें विभाजित किया गया था, तो याद रखेगा जिलों को परगना में विभाजित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, परगना में। आपको पता है ये परगना अभी भी है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रटे रटाए कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि भाई हमारा गांव होता है, पोस्ट होता है, ब्लॉक होता है, तहसील होता है, थाना होता है, यही पढ़ते हैं ना। जैसे आपका कोई ना कोई गांव होगा, वो गांव किसी न किसी ब्लॉक के अंतर्गत आता होगा, या उसकी अपनी पोस्ट ऑफिस होती होगी तो पोस्ट होता होगा, पोस्ट के बाद उसका अपना ब्लॉक होता होगा, और ब्लॉक का अपना तहसील होता होगा, और तहसील का अपना जिला होता होगा, और जिला का अपना राज्य होता था, राज्य का अपना देश होता है। यही कॉन्सेप्ट होता है ना। आपको नहीं पता कि परगना आज भी होता है। अगर आप लोग कभी आपने अगर जाति प्रमाण पत्र बनाया हो या निवास प्रमाण पत्र बनाया हो, ठीक है, तो उसमें दोस्तों अक्सर पढ़ेंगे ना, गवर्नमेंट का बता रहा हूं, आप गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट को उठा के देखिए, वहां पर लिखा होगा कि आपका परगना कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, परगना लिखा होगा, आप देखिएगा तो ये जो सिख था ये परगने में विभाजित था, और आज भी परगना का कॉन्सेप्ट है। आप सर्टिफिकेट उठाइए और तब बातचीत करिए। ठीक है, मिलेगा आपको, निश्चित रूप से मिलेगा, आप केयर करिएगा, मिलेगा। ठीक है, लिख रहा है सल्तनत काल में लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी कौन होता था। आपको तो पता है दोस्तों कि लगान होता था, अलग अलग सुल्तानों ने अलग अलग लगान की दर जो है बनाई थी। ये लगान क्या होता था दोस्तों, लगान एक तरह का भू राजस्व है। क्या दोस्तों, भू राजस्व है जो किसानों से या फिर लोगों से वसूला जाता था। आपको खाली बताना है कि इसका अधिकारी कौन होता था, तो इसके अधिकारी को कहा जाता था मुशरिफ। क्या कहते थे दोस्तों, इसके अधिकारी को क्या कहते थे, मुशरिफ कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, कहा जाता है नहीं, कहा जाता था। लगान वसूलने वाले अधिकारी को, या जो लगान निर्धारित करता था, निश्चित करता था, उस अधिकारी को हम क्या कहते थे, मुशरिफ कहते थे। देखिए, टैक्स का कलेक्शन अलग व्यक्ति करता था, ये निश्चित करने वाला व्यक्ति है। लिख रहा सल्तनत काल में एक शहर की देखरेख कौन अधिकारी करता था। जैसे दोस्तों आज शहर की देखरेख कौन करता है, तो आज हम शहर की देखरेख के लिए दोस्तों छोटे छोटे वार्डों में पार्षद बने होते हैं, और पार्षदों के ऊपर कौन होता है दोस्तों, मेयर होता है। ये पूरे शहर की देखभाल करता है। ठीक है, यही लोग तो करते हैं। ये लोग करते हैं किसके सहायता से, तो दोस्तों जगह जगह पे नगर पालिका बनी होती है, और बड़े शहरों में दोस्तों महानगर पालिका होती है, या छोटे में चले जाएंगे तो नगर पंचायत मिल जाएगा। यही तो मिलता है कॉन्सेप्ट। देखिए, आज की जो विधि है, सुविधा है, चीजें हैं, नाम है, उसी को कंपेयर करना आपको पुराने समय से। तो सल्तनत काल में जो शहर होते थे वो उनको जो है उसका अधिकारी उसका अधिकारी कौन था दोस्तों, तो याद रखेगा उसे कहा जाता था सदाए अमीर। क्या कहता था दोस्तों, सदाए अमीर। ठीक है, सदाए अमीर के दोस्तों कहा जाता था, जो एक शहर की देखभाल करता था, उससे संबंधित जो अधिकारी होता था सदाए अमीर। या कई जगह किताबों में मैंने पढ़ा इसको उल्टा लिखा था, अमीर ए सदा। क्या लिखा था, अमीर ए सदा। तो आप देख लीजिएगा, हमने इसको आसानी से याद करने के लिए सदाए अमीर कर दिया है, सदाए अमीर या अमीर ए सदा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है नगर की देखभाल कर रहा है तो बहुत पैसा होगा इसके पास, है कि नहीं, तो ऐसे याद रखेंगे, सदाए अमीर या अमीर ए सदा इसे कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई आपने पढ़ा दोस्तों, सबसे बड़ा क्या होता था, प्रांत होता था। ठीक है, प्रांत को हम सूबा कहते थे, सूबा कहते थे, या फिर प्रांत को हम इक्ता कहते थे। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों जिला होता है, जिला को हमने क्या कहा दोस्तों, जिला को हमने सिख कहा। ठीक है, और जिला किस में बटा होता दोस्तों, तो जिला परगना में बटा होता था, और परगना किस में बटा होता था, ग्राम में बटा होता था। तो याद रखेगा इस सवाल का उत्तर क्या है दोस्तों, इस सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्राम है। आप याद रखेंगे सल्तनत काल में सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी, इसे आप ध्यान रखेंगे। लिख रहा है सल्तनत काल में पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में, देखिए केंद्र का तात्पर्य क्या दोस्तों, केंद्र मतलब सुल्तान, केंद्र का तात्पर्य क्या है, केंद्र का तात्पर्य सुल्तान से। लिख रहा है सुल्तान के नियंत्रण में रहने वाली भूमि, यहां दोस्तों जो जमीन, जैसे आज भी सरकारी भूमियां होती है ना, जो लोग कब्जे पे नहीं ले सकते। ठीक है, या हम कहते हैं जिसे गांव समाजी कहते हैं ना, गांव समाजी। गांव समाजी में जो जमीन होती है वो दोस्तों सरकार की होती है। ठीक है, उस पर कोई अपना कार्य, अपना पर्सनल काम नहीं कर सकता, ये आप ध्यान में रखेंगे। और ऐसा होता भी आप जानते हैं, अच्छे जानते हैं। तो उस जमाने में जो सुल्तान के नियंत्रण में भूमि होती थी उसे क्या कहते थे, तो उसे कहते थे दोस्तों खालसा भूमि। क्या कहते थे दोस्तों, उसे खालसा भूमि कहा जाता था, याद रखेंगे, खालसा भूमि कहा जाता था। और आपने देखा कि बहुत से सुल्तानों ने खालसा भूमि का विस्तार किया, मतलब सरकारी भूमियां बना बना के छोड़ दिया। ज्यादातर भूमियां जो किसी के हिस्से में नहीं होती थी उसे सुल्तान अपने अंडर ले लेता था, या जो लोग लगान भू राजस्व नहीं जमा कर पाते थे उनसे उनकी भूमियां छीन ली जाती थी, वो सब सरकारी भूमि हो जाती थी, जिसे हम खालसा भूमि कहते थे। ठीक है, खालसा भूमि। तो ये वर्ड आपके सामने कई
बार आया होगा, आज इसका कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। लिख रहा है सल्तनत काल में सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि। जी हाँ दोस्तों, देखिए कई बार ऐसा होता था, अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड को छोड़ दें तो उसके पहले और उसके बाद के बहुत सारे शासकों ने क्या किया, सरकारी भूमियों को अपने कर्मचारियों को दे दिया। ठीक है, अपने कर्मचारियों को दे दिया। आज की बात करें तो आज तो भूमियां नहीं दी जाती हैं, भूमियों का आवंटन नहीं होता, लेकिन घर का आवंटन होता है। जी हाँ दोस्तों, सरकारी लोगों को घर मिले हुए हैं रहने के लिए, मिलता है ना, जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं आप देखिए उन्हें HIG MIG वाले घर मिले होते हैं, हैवी। ठीक है, तो याद रखिएगा उसी तरह से सुल्तान के कर्मचारियों को जो भूमि दी जाती थी उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे दोस्तों इत्तलाक। क्या कहते थे, इत्तलाक। ठीक है, इत्तलाक कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, इत्तलाक। ठीक है, जो कर्मचारियों को दी जाने वाली भूमि होती थी वो इत्तलाक कहलाती थी, और जो सरकारी भूमि होती थी जो केंद्र के सुल्तान के नियंत्रण में होती थी उसे खालसा भूमि कहते थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। देखिए ऐसी चीजें ना आप ढूंढिए पूरी यूट्यूब पर, कहीं मिलेगा नहीं, आपके कोचिंग में भी नहीं पढ़ाया गया होगा, लेकिन यहां पर दिया जा रहा है केवल और केवल इसलिए कि आप जानिए और आप आइए हमारे फाउंडेशन बैच में। यहां जो है सो है फाउंडेशन बैच में आइए दोस्तों, और मजा आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिख रहा है सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली। जी हां दोस्तों, लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को दोस्तों क्या कहते थे, देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लगान का निर्धारण किया जाता था, और इसकी जो मिश्रित प्रणाली होती थी इसे कहा जाता था मुक्ताई। क्या कहते थे दोस्तों, मुक्ताई कहा जाता था। ठीक है, लगान निर्धारण करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहते थे, मुक्ताई कहा जाता था। ठीक है, लिख रहा है सल्तनत काल में क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण, यानी जिसके पास जितना बड़ा खेत, जितना बड़ा क्षेत्रफल वाला खेत है, ठीक है, उसका लगान दोस्तों उसी आधार पर होगा, उसका टैक्स भी उसी आधार पर होगा। इसे क्या कहते थे, इसे कहते थे मसाहत। क्या कहते थे, इसे कहते थे मशाहत। याद रहेगा आपको, बहुत ध्यान से पढ़ते चलिए। क्या क्या मैंने बताया, अगर टैक्स का मिश्रित रूप देखने को मिल रहा है तब उसे कहेंगे मुक्ताई। ठीक है, मिश्रित हो गया ना, मिक्स हो गया तो मुक्ताई, मुक्त से याद रखेंगे मुक्ताई। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल के आधार पर लग रहा है तब क्या कहेंगे, मशाहत। क्या कहेंगे, मसाहत। करा सल्तनत काल में मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। अच्छा, बहुत मायने में लगता है कि मुसलमानों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता था। यह अलग बात है कि जजिया कर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं जो गैर मुस्लिम व्यक्ति थे, यानी जो इस्लाम धर्म को नहीं कबूल किया उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे कहते थे जजिया कर, वो अलग होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मुसलमानों से टैक्स नहीं लिया जाता था, मुसलमानों से भी हर तरह का टैक्स लिया जाता था। अच्छा, इनसे जो कर लिया जाता था भूमि कर, उसे क्या कहते थे, तो इसे कहते थे दोस्तों उस्र। क्या कहते थे, उस्र। याद रखेंगे, जो मुसलमानों से भूमि कर लिया जाता था उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता था उस्र कहा जाता था। ठीक है, उस्र याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, लग भी रहा होगा आप लोगों को कि नहीं सर वाकई जो भी चीजें आप दे रहे हैं ना ये बहुत रिसर्च के बाद, बहुत मेहनत के बाद इस तरह से आपने कलेक्शन किया होगा और तब दे रहे हैं। दोस्तों इसी तरह का कलेक्शन हम किताबों में भी करते हैं। ऐसा नहीं केवल इतनी किताब है, और भी बहुत सारी किताबें आ चुकी है। आप मौका दीजिए, जुड़िए स्टडी 91 के साथ और देखिए कि किताबें जो हमारी है ना, हमारा वो हालत नहीं कि हम बहुत सारा कंटेंट राइटर बुला करके एक साथ 20-30 किताब लॉन्च कर दिए। मिला आपको 20-30 किताब स्टडी 91 का? ठीक है, नहीं मिला होगा भाई। किताब लिखने में समय जाता है। आप अगर विद्यार्थी हैं तो आप जानते होंगे कि यार सच में अगर सर अपने हाथ से किताब लिखेंगे ना तो एक दिन में 5, 7, 8 पेज से ज्यादा लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, और 8 पेज के हिसाब से लिखेंगे तो 10 दिन में 80 पेज होगा। रोज 8 पेज लिखेंगे 10 दिन में 80 पेज होगा। महीने में जाकर के 200-250 पेज की किताब बनेगी। और उसमें क्या मैं दिन भर किताब ही लिखता रहूंगा क्या भाई? पर्सनल चीजें भी तो, संडे वनडे है, आराम करना है, घर जाना है, सारी चीजें होती है। ठीक है, तो कुल मिला के 280 आ रहा तो समझ लो 200 पेज लिखने में मेरा पूरा महीना चला जाता है। ठीक है, अब आप समझो कि जो और भी लोग मेरे साथ, मेरे जो टीम वर्क हो रही है, वो लोग भी काम करने के बावजूद, उनके काम करने के बावजूद भी ये 200 से 250 नहीं पहुंच पाता, वो 200 पेज के या उसके अंदर ही रह जाता है। इतनी मेहनत के बाद तब जाके किताब आपके पास जाती है, और तभी धीरे धीरे जाती। मैं चाहता तो ऐसा नहीं कि लोगों की तरह मैं 10-15 किताब नहीं निकाल सकता था। ठीक है, आप ही सोचो, इतना डिमांड करते हो सर हिस्ट्री की किताब दे दो, हिस्ट्री की किताब दे दो, दे देता, उठा के किताबों से नकल मारता, इधर उधर से चीटिंग करके मैटर कलेक्ट करता, दे देता आपको। ठीक है, लेकिन क्या आप सेटिस्फाई होते हैं? मुझे अगर ऐसा ही काम करना रहता तो मैं ये जो आज आपको पढ़ा रहा हूं ये आज से बहुत पहले पढ़ा दिया होता।
ठीक है। लेकिन आप जानते हैं नितिन सर कभी खाना पूर्ति नहीं करते, ना ही अपनी किसी क्लास में, ना अपनी यूट्यूब की क्लास में। नितिन सर जो फ्री में भी देते हैं ना, उसमें भी कंटेंट को टच करते हैं, ठीक है, मेहनत करते हैं, वहां भी मेहनत करते हैं। और पेड में तो फिर कोई बात ही नहीं, पेड के लिए तो भैया आपने हमें पैसा दिया है, तब तो हमें जबरदस्ती जो है फावड़ा चलाना पड़ेगा, है कि नहीं। जब मैं फ्री में इतना मेहनत करने को तैयार रहता हूं, जब वो आपकी वाचिंग नहीं आती, आप सोचो ना कितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कल्पना करो कितने वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। क्या सच में इतने वीडियो लायक, इतने बच्चों के लायक ये वीडियो है? नहीं है। मुझे पता है आने वाले समय में इसको लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, क्वालिटी कंटेंट है, आज नहीं देख रहे हैं ना, लेकिन जब आएगा तब देखेंगे। और अगर आप देख रहे हैं तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर आपका कहना सही है। तो जब मैं फ्री के काम पर इतना मेहनत कर सकता हूं, तो जिन बच्चों ने पैसा दिया है, चाहे हमारी किताब के लिए, चाहे हमारे ई बुक के लिए, चाहे हमारे टेस्ट सीरीज के लिए, चाहे हमारे कोर्सेज के लिए, भैया उनके साथ तो हम धोखा नहीं कर सकते ना, उनके साथ तो मेहनत करना पड़ेगा और जबरदस्त मेहनत करना होगा, अथाह लेवल की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कौन था, ठीक है। देखिए हमने पीछे पढ़ा दोस्तों कि मुसलमानों से लिया जाने वाला, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कौन सा था दोस्तों? उसका नाम था ऊस्र। क्या नाम था? ऊस्र नाम था, ये था ना, ऊस्र लिया जाता था। उसी तरीके से जो हिंदुओं से लिया जाता था, जो गैर मुसलमान होते थे, गैर मुसलमान में हिंदू नहीं, गैर मुसलमान में कोई भी आ सकता था, ठीक है। तो इसे कहा जाता था दोस्तों खराज। क्या कहा जाता था? खराज या खैराज। क्या कहा जाता दोस्तों? गैर मुसलमान जो होते थे उनसे लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? उनसे लिया जाने वाला भूमि कर खास करके क्या कहलाता था दोस्तों? तो याद रखेंगे, उन्हें खैराज कहते थे। खराज, खैराज बोलिए, खै नहीं, खराज ही बोलिए दोस्तों, खराज कहा जाता है, ठीक है। लिख रहा है सल्तनत काल में मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, ऊपर जो पढ़ा आपने ना, ये भूमि कर था, यहां पे देखिए क्या दिया दोस्तों, ये भूमि कर दिया है। तो फोकस करेगा, कहीं का जवाब कहीं मत लगा दीजिएगा, ठीक है। ये भूमि कर है और सवाल अगर धार्मिक कर का है ना, तो बताइए इनसे जकात लिया जाता था। क्या लिया जाता था? धार्मिक कर के रूप में क्या लिया जाता था? जकात। उसी तरह से जो गैर मुसलमान होते थे उनसे जो धार्मिक कर लिया जाता था उसे क्या कहते थे? उसे जजिया कर कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? उसे जजिया कहते थे। तो जकात और जजिया समझ गए। अब आपने पढ़ा कई बार होगा, ठीक है। खम्स, लूट के धन को कहा जाता था। जकात किसे कहा जाता था? जो हिंदुओं से धार्मिक, जो मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था। और जो कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था वो धार्मिक कर क्या कहलाता था? वो जजिया कहलाता था, ठीक है। एक चीज और, जकात फिक्स होता था, ये संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था, ठीक है। ये भी ध्यान देंगे, संपत्ति का 40वां हिस्सा क्या कहलाता था? ये क्या कहलाता था दोस्तों? जकात कहलाता था, ठीक है। संपत्ति का 40वां हिस्सा, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन। जी हां दोस्तों, सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहते थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे कहते थे मंगलीक। क्या कहते थे? मंगल कार्य हो रहा था ना, लोगों को जीता जा रहा था, तो याद रखिएगा इसे कहते थे मंगलीक। अच्छा, आपने भी सुना होगा दोस्तों कि पहली बार तोपखाने का प्रयोग भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग भारत में किसने किया दोस्तों? बाबर ने किया। उसके पहले तो किसी ने किया नहीं था। लेकिन गोला फेंकने वाली मशीन होती थी, इसे मंगलिक कहते थे, या कहीं कहीं पे दोस्तों इसे अर्राद भी कहते थे। क्या कहते थे? अर्राद। जी हां दोस्तों, बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली जो मशीन होती थी, यह क्या कहलाता था? अर्राद कहलाता था। लिख रहा मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? जी हां दोस्तों, मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, यह आपको बताना है। स्रोत मतलब सोर्स, ठीक है। मुस्लिम कानून के स्रोत का पर क्या दोस्तों? मुस्लिम कानून बना कहां से, ठीक है। मुसलमानों का जो कानून था वो बना कहां से? तो आप कहेंगे तो सबसे बड़ा क्या होता है दोस्तों? कुरान होता है। सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? मुसलमानों में क्या होता है? सबसे बड़ा कुरान होता है। यहां से दोस्तों कुछ कानून बनाए गए। उसी तरह से आप दूसरा नाम सुना होंगे हदीस, ठीक है। कुरान और हदीस का नाम तो बच्चा बच्चा जानता होगा, तो इसको याद रखेगा। तीसरा नाम शायद नहीं सुने होंगे, उसे कहा जाता है इजमा। क्या कहा जाता है दोस्तों? इजमा। सुने कि नहीं सुने? नहीं सुनेंगे, इजमा। और चौथा लिखेगा कयास। क्या लिखेगा? कयास। यहां दोस्तों ये 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे जहां से मुस्लिम कानून बनाए जाते थे। कौन कौन सा? फिर से याद रखेगा, सबसे बड़ा कुरान हो गया, कुरान के बाद हदीस हो गया, हदीस के बाद इजमा हो गया, और इजमा के बाद कयास हो गया, ठीक है। ये 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे जहां से मुस्लिम कानून बनते थे। लिख रहा है मोहम्मद साहब के कथनों का संग्रह। मोहम्मद साहब के बारे में जानते होंगे ना, याद रखेगा, पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद साहब, याद रखेगा, मक्का मदीना इन्हीं के लिए जाना जाता है, ठीक है। लिख रहा है दोस्तों कथनों का संग्रह
क्या कहलाता है आपको बताना है। तो जो इनके द्वारा कहे गए कथन है उनका संग्रह हदीस कहलाता है। क्या कहलाता है? हदीस कहलाता है। जबकि कुरान में क्या दोस्तों, तो कुरान में मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि अल्लाह ने क्या कहा है, या जो जिन्हें वो ईश्वर मानते हैं उनके वक्तव्य को दोस्तों बताया गया कुरान में। ठीक, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो इनका है कथन वो सब कहां पे, वो सब हदीस में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सल्तनत कालीन कानून किस पर आधारित था। बहुत ध्यान से पढ़ेगा दोस्तों। जैसे आज वर्तमान की बात करें तो आज का हमारा जो कानून किस पर आधारित है, आप कहिए ना संविधान पर आधारित है। ठीक है, संविधान पर आधारित है, या जो नियम अधिनियम पारित हुआ संसद से हमारा कानून उस पर आधारित है। ठीक है, उसी तरह से सल्तनत काल में जो कानून होता था यह किस पर आधारित होता था, यह या तो कुरान पर आधारित होता था, ठीक है, नंबर 1 पर, या तो दोस्तों हदीस पर आधारित होता था, या तो शरीयत पर आधारित होता था। किस पे होता था दोस्तों? शरीयत नाम सुना होगा। ठीक है, आज भी ये शरीयत लागू है, आज भी ये शरीयत भारत में लागू है, तो इसको भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लिख रहा दोस्तों सल्तनत काल में कौन सा स्थान अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। जी हां दोस्तों, बात कर रहा है सल्तनत काल की और पूछ रहा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह दोस्तों कौन सा था, तो याद रखेगा यह बंदरगाह था देवल बंदरगाह। कौन सा था दोस्तों? देवल बंदरगाह, यह एक अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह था। ठीक है, सल्तनत काल के दौरान। लिख रहा दोस्तों सल्तनत काल में विद्वानों एवं संतों को दी जाने वाली सहायता, विद्वानों एवं संतों को दी जाने वाली सहायता को क्या कहते थे दोस्तों? इन्हें जो सहायता मिलता था इसे कहते थे इदरार। क्या कहते थे? इदरार। ठीक है, क्या कहते थे? जो सहायता विद्वानों और संतों को मिलती थी उसे कहते थे इदरार। इसको याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख रहा है सल्तनत काल में अल्लाह व कुरान में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति अल्लाह या कुरान में विश्वास नहीं रखता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे दोस्तों कुफ्र। क्या कहते थे? कुफ्र। याद रहेगा आपको, कुफ्र कहा जाता था। जैसे आज हम कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास न रखता उसे क्या कहेंगे? ईश्वर में जो विश्वास न रखता हो, ठीक है, न रखता हो, क्या याद रखेगा? विश्वास। ठीक है, विश्वास जो न रखता हो दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो कहलाता नास्तिक। भैया ये नास्तिक आदमी है, ये ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, और जो रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। उसी तरह से सल्तनत काल में जो ईश्वर को अल्लाह को नहीं मानता था उसे कुफ्र कहा जाता था। ठीक है, लिख रहा है सल्तनत काल में शाही महल की रक्षा हेतु तैनात की गई सेना। शाही महल क्या होता था दोस्तों? तो शाही महल वह महल है जहां सुल्तान रहता था। ठीक है, सुल्तान प्लस उसकी क्या रहती थी, उसकी बेगम जो होती थी दोस्तों वो निवास करते थे, राजघराने के लोग रहते थे। तो उनके सुरक्षा में जो तैनात सेना थी उन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों? उन्हें कहा जाता था खोशो या खायोशेल। क्या कहते थे दोस्तों? सॉरी खोशो खेल, खासो खेल, खासो खेल। जी हां दोस्तों, उस सेना का नाम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, उस जो वहां पर शाही दरबार की रक्षा करती थी या फिर उस शाही महल की रक्षा करती थी उस सेना को क्या कहते थे? तो खासो खेल कहते थे। याद रखेंगे, ये सब आपके लिए नया लग रहा होगा। ठीक है ना, नया लग रहा है ना। देखिए होता क्या ना, आप सल्तनत काल पढ़ते हैं, प्रशासन तो देखते नहीं कि वहां की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, इसलिए आपको नहीं जानकारी। जब आप पढ़ेंगे किताबों को उठा के तब मिलेगा। लिख रहा है सल्तनत काल में शेखों द्वारा पहने जाने वाले ऊपरी वस्त्र को, जो शेख होते थे वो अपने ऊपर जो वस्त्र धारण करते थे उसे क्या कहते थे? तो उसे कहा जाता था खिरका। क्या कहते थे दोस्तों? खिरका कहा जाता था। ठीक है, याद रखेगा सल्तनत काल में जो शेख सफेद वस्त्र धारण करते थे बड़े बड़े पैर तक। ठीक है, तो याद जैसे आजकल अरबी लोग पहनते हैं वैसा वस्त्र होता था, तो इसे खिरका कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? खिरका। क्या कहते थे? खिरका। जैसे बुर्का भी सुना होगा, ठीक है, जो महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं अभी भी धारण करती हैं उसे बुर्का कहते हैं। उसी तरह से खिरका होता था जो पुरुष धारण करते थे। लिख रहा है सल्तनत काल में धर्मोपदेश यानी धर्म संबंधित उपदेश देने के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता था? धर्मोपदेश के लिए, तो याद रखेगा उसके लिए एक शब्द होता था तजकीर। क्या होता था? तजकीर। याद रखेगा धर्मोपदेश के लिए एक शब्द होता था, क्या कहते थे? तजकीर। ठीक है, तजकीर। ठीक है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से अशोक कालीन या मौर्य काल में देखेंगे तो उसे धम्म कहा जाता था। धम्म मतलब धर्म का विस्तार। ठीक है, तो अलग अलग समय में अलग अलग चीजें हैं। लिख रहा है सल्तनत काल में वाद्य यंत्र, जो बजाने लायक यंत्र थे, जैसे नगाड़ा हो गया, जैसे
तुरही होता है, तुहरी नहीं होता दोस्तों, तुरही होता है। तुरही हो गया, बांसुरी हो गया, बिगुल हो गया, बिगुल या बिगुले जो नहीं बिगुल फूंक दिया जाता है कि अब युद्ध का बिगुल फूंक दो, ऐसे खूब बड़ा सा रहता है, आजकल शादियों में भी बिगुल फूंका जा रहा है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, बिगुल हो गया, झांझ हो गया, इनको दोस्तों क्या कहते थे, इन सभी को नौबत कहते थे। क्या कहते थे? नौबत, ठीक है, नौबत कहते थे। वो नौबत मुसीबत वाला नहीं कि ये नौबत आ गई है, ठीक है, समय है उसकी बात नहीं। वाद्य यंत्रों को दोस्तों नौबत कहा जाता था, ठीक है। लिख रहा है शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान। देखिए आपने पढ़ा कि शरीयत दोस्तों कानून का मुख्य आधार था, मुस्लिम कानून का मुख्य आधार था, और वही लिख रहा है कि शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय दोस्तों ये क्या कहलाता था? तो दोस्तों इसी को कहा जाता था कि सुल्तान ने फतवा जारी किया है। क्या किया है? सुल्तान ने फतवा जारी किया है, यानी किसी समस्या का निराकरण यदि शरीयत के माध्यम से होता था। आज भी ऐसा होता है, आज भी शरीयत कानून लागू है और शरीयत के हिसाब से मुसलमान के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, ठीक है। तो याद रखेगा इसी को फतवा कहते थे। क्या कहते थे? फतवा कहा जाता था, तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और ये हो गई आपकी क्लास समाप्त। तो देखिए जब मजेदार क्लास होती है तो समय का पता नहीं चलता, लेकिन आपका समय ना मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप तो वीडियो देखने का ही समय नहीं निकाल पाते, निकालिए समय भाई। लगातार 57 दिन से क्लास दे रहा हूं बिना संडे मंडे छुट्टी किए, तो यार इतना तो होना चाहिए ना कि स्टडी 91 में विजिट करिए और पढ़िए चीजों को, ठीक है। बहुत शानदार क्लास है, इससे ज्यादा बेहतर आपको कहां मिलेगा और क्या मिल सकता है बिना टाइम पास किए। मैं तो आपको लाइव भी नहीं पढ़ाता, इसलिए नहीं पढ़ाता कि लाइव पढ़ाऊंगा तो 30 क्वेश्चन पढ़ाने में 60 मिनट लगेगा, आप ही का समय जाएगा। अभी 30 क्वेश्चन पढ़ाने में 30 मिनट लगता है या उससे भी कम समय लगता है, कभी कभी तो 20-25 मिनट में ही क्लास समाप्त हो जाती, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं व्याख्या नहीं करता, मैं अपनी खूब बातें करता हूं, जहां जो समझ में आता बताते चलता हूं, जहां जो जरूरी आता आपको बताते चलता हूं, लिखते चलता हूं सवालों को, ठीक है। तो मैं तो अपने हिसाब से कर ही रहा हूं, तो आप भी थोड़ा सा फोकस करिए और जुड़िए इस वीडियो सीरीज से, ताकि आपको सब कुछ मिल पाए। दोस्तों बहुत सारे विषय यूट्यूब पर पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। और अब किताबें भी आ चुकी हैं दोस्तों, तो एक मौका दीजिए, किताबों को भी खरीदिए। देखिए बहुत मेहनत से, बहुत इत्मीनान से, बहुत तरीके से दोस्तों किताब लिखा गया है, क्वालिटी कंटेंट जबरदस्त है। आप मौका दीजिए, लीजिए एक बार किताबों को, मजा आ जाएगा, ठीक है। किताब मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन पे हर जगह अवेलेबल। दोस्तों आप खाली मौका दीजिए और जुड़िए और लीजिए किताबों को, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।